तीनों अपने लिप्स पर उंगली रख देते हैं। ईशान रेहान को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, अरे गुंजू, मैंने तुझे कब कहा कि मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है? हाँ, मैंने वो बाबी डॉल किसी और के लिए ली है, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी आने वाली लिटिल प्रिंसेस के लिए ली है। ईशान की बातें सुनकर तीनों राहत की सांसें लेते हैं। वहीं राशि अभी भी कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी कि वे किस लिटिल प्रिंसेस की बात कर रहे हैं। नित्या उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोली, राशि, मैंने तुम्हें अपनी एक भाभी के बारे में बताया था ना, वो प्रेग्नेंट है। भाई उन्हीं के बेबी के बारे में बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि ने हाँ में सिर हिलाया और ईशान की तरफ नाराजगी से देखते हुए बोली, पर भाई आपको फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर राशि को पसंद आ ही गया था तो आप कोई दूसरी भी तो देख सकते थे। पर इससे पहले कि ईशान कुछ कहता राशि बोली, इट्स ओके नित्या, अब मुझे वो बाबी डॉल नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं जो भी चीज चाहती हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने बड़ी ही मासूमियत से ये कह दिया, पर सबका ध्यान उसकी इस लाइन पर अटक गया। भले ही उसने काफी सहजता से ये कह दी हो, पर इसके पीछे के दर्द को वे सब समझ सकते थे। ईशान ने जब उसे कॉलेज में पहली बार देखा था तब से उसे कहीं न कहीं राशि के अनकहे दर्द का एहसास होने लगा था। पर आज उसकी बातों से ये क्लियर हो गया था कि वह जरूर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। ईशान को राशि के लिए काफी बुरा लग रहा था। थोड़ी देर कैंटीन में समय बिताने के बाद सभी अपने अपने क्लास की तरफ चले गए। वहीं राशि की सटेप सिस्टर नेहा और उसकी फ्रेंड काव्या वहीं कोने में छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे। वे दोनों भी बाहर आ गए। नेहा अपनी आंखों में राशि के लिए नफरत लिए हुए बोली, मैं उस राशि को भोली भाली समझती थी, पर वो इतनी चालाक लोमड़ी होगी मुझे क्या पता था। उद्धरण चिन्ह। नेहा की फ्रेंड काव्या उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ यार, जिस हैंडसम हंट को हमने ठीक से देखा भी नहीं था, उसे तुम्हारी बहन ने तुमसे पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों बहुत जल्द रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नेहा अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए हुए बोली, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? कभी नहीं। उस राशि की इतनी औकात नहीं है कि वो ईशान मल्होत्रा जैसे हैंडसम लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। उसके साथ तो कोई मुझ जैसी खूबसूरत लड़की ही सूट करेगी। उद्धरण चिन्ह। नेहा ने यह इतराते हुए कहा, वह बचपन से ही हर चीज के लिए राशि से जलती आई थी। भले ही राशि उससे उम्र में छोटी थी, पर फिर भी नेहा को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मिस्टर खन्ना उससे ज्यादा राशि को प्यार करे। इन सब में नेहा की मॉम कामिनी का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने भी नेहा के मन में कामिनी के लिए जहर भरने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ ईशा और विहान इंडिया वापस आ चुके थे। विहान के डैड शेखर जी और सारिका जी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ये उनके लिए सरप्राइजिंग होने वाला था। थोड़ी ही देर में विहान की कार एयरपोर्ट से खुराना मेंशन आ चुकी थी। गार्ड्स ने मेन गेट का दरवाजा खोला। कार अंदर एंटर कर चुकी थी। ईशा और विहान दोनों कार से बाहर आ गए। बॉडीगार्ड्स उनके लगेज को उनके कमरे की तरफ लेकर जाने लगे। सारिका जी और शेखर जी इस वक्त घर पर ही थे। उनकी नन्ही सी नातिन 5 साल की क्यूट सी आरोही भी वहीं बगल में अपने डॉल्स के साथ खेल रही थी। ईशा और विहान को देखकर दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज थे। सारिका जी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अरे ईशा बेटा, विहान तुम दोनों। सारिका जी का ये सवाल जायज था, क्योंकि दोनों और 15 दिन तक नीदरलैंड्स में रुकने वाले थे। ईशा और विहान दोनों ने अपने मॉम डैड को ग्रीट किया। वहीं नन्ही आरोही जो अपने टॉयज के साथ खेलने में बिजी थी, वह दौड़ते हुए अपने मामा मामी के पास आ गई। विहान ने झुककर अपनी क्यूट सी भांजी को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गोल गोल गालों को चूम लिया। नन्ही आरोही अपने मामू की तरफ देखते हुए बोली, मामू आप मेरे लिए क्या लाए हो? विहान भूलने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे मैं तो अपनी छोटू बियर के लिए उसका गिफ्ट लाना ही भूल गया। उद्धरण चिन्ह। विहान ने जैसे ही ये कहा नन्ही आरोही अपना मुंह फुला लेती है। वह अपने इन फुले हुए गालों के साथ काफी क्यूट भी नजर आ रही थी। तभी बॉडीगार्ड्स 2-3 गिफ्ट बॉक्सेस लेकर आरोही के पास आ जाते हैं। आरोही समझ जाती है कि उसके मामू बस मजाक कर रहे थे, वरना वो अपनी नन्ही सी गुड़िया के लिए गिफ्ट लाना कैसे भूल सकते थे। ईशा नन्ही आरोही के गालों को पिंच करते हुए बोली, बेबी ये आपके लिए है, हम। उद्धरण चिन्ह। आरोही अपनी मामी के गालों पर प्यार से किसी कर देती है। विहान आरोही की तरफ देखते हुए बोला, और मामू के गाल पर किसी कौन देगा? आरोही अपनी कमर पर हाथ रखकर अपने मामू को अपनी गोल गोल मोती जैसी आंखों से घूरते हुए बोली, पर आप तो मेरे लिए गिफ्ट्स लाना ही भूल गए थे ना, फिर मैं आपको किसी क्यों दूं? उद्धरण चिन्ह। आरोही की बातें सुनकर विहान उसे फिर से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, वो तो इसलिए बेटा क्योंकि मामू आपके साथ मजाक कर रहे थे ना, वरना वो कभी अपनी छोटू बिया के लिए गिफ्ट लाना भूल सकते हैं क्या? आरोही आहिस्ते से विहान के गालों पर चूम लेती है। वह अपनी दूसरी गाल आरोही के सामने करता है तो वह उसे भी आहिस्ते से चूम लेती है। फिर वह अपने गिफ्ट बॉक्स को देखने अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शेखर जी ईशा और विहान की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम दोनों तो 15 दिन और नीदरलैंड्स में स्पेंड करने वाले थे ना, फिर यूं अचानक वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बेटा? सारिका जी के दिल में भी कब से यही सवाल आ रहे थे। वैसे तो विहान को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ईशा ने अचानक इंडिया वापस चलने के लिए क्यों कहा। वह सारिका जी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम ईशा आप सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। ये सुनकर सारिका जी और शेखर जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। सारिका जी ईशा की तरफ देखते हुए बोली, हाउ स्वीट बेटा, हम सबने भी तुम्हें बहुत मिस किया, स्पेशली तुम्हारी क्यूट सी आरोही ने। तुम्हें पता है जब उसके मॉम डैड अपने घर जा रहे थे तो वह ये कहकर हमारे पास रुक गई कि जब मेरी मामी आएंगी तो मैं उनका वेलकम करूंगी। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी की बातें सुनकर ईशा के फेस पर एक स्माइल आ गई। वहीं विहान अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, सबने सिर्फ ईशा को ही मिस किया, किसी को मेरी याद तो आई ही नहीं होगी ना? विहान ने ये किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा तो ईशा बोली, तुम्हें भला कोई मिस क्यों करेगा? तुम एक छोटे बच्चे से कम हो क्या? घर में ऑलरेडी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसने तुम्हारी कमी पूरी कर दी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर ईशा मुंह दबाकर हंसने लगी। विहान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वहीं सारिका जी और शेखर जी भी विहान के इस रिएक्शन से खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। विहान ईशा के कानों की तरफ झुकते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोटा बच्चा लगता हूँ ना वाइफी? रूम में चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। विहान की धमकी सुनकर ईशा की हंसी एकदम से गायब ही हो गई। वह सारिका जी और शेखर जी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड आई थिंक मुझे रेस्ट की जरूरत है।
मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शेखर जी ईशा की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। ईशा जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। ईशा की हरकतें देखकर विहान खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। शेखर जी को कुछ काम था, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ चले गए। विहान को ईशा की तरफ यूं स्माइल करता देख सारिका जी विहान के कान मरोड़ते हुए बोली, ऐसा क्या कह दिया तूने कि मेरी बहू को यहाँ से भागना पड़ा? विहान दर्द से चीखते हुए बोला, आह मॉम प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहीं ईशा जो कि ऊपर कॉरिडोर से ये नजारा देख रही थी, वह ऊपर से ही बोली, बिल्कुल भी नहीं मॉम, आपका बेटा बहुत बदमाश हो गया है, आप उसकी अच्छे से खबर लो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह विहान की तरफ देखे बिना ही झट से अपने कमरे में चली गई। सारिका जी विहान की तरफ देखते हुए बोली, मेरी बहू को बहुत परेशान करता है। हाँ। इस पर विहान बोला, मॉम अगर मैं आपकी बहू को परेशान नहीं करूंगा तो आप जल्दी दादी कैसे बनोगे? विहान एक नंबर का मुनहफट और बेशरम इंसान था। उसके मन में जो आता वह बोल देता था। विहान के ऐसा कहने पर सारिका जी उसके कान खींचते हुए बोली, ईशा सही कहती है, तू एक नंबर का बेशरम हो गया है। वहीं विहान किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी मॉम से कान छोड़ने का रिक्वेस्ट करने लगा। ईशा अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। वह जानती थी कि अगर विहान इस वक्त कमरे में आ गया तो वह बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी। इसलिए उसने सोचा कि विहान के आने से पहले ही वो सो जाए। ईशा फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम में चली गई। शॉवर लेने के बाद उसे याद आया कि वह अपने कपड़े लाना तो भूल ही गई। उसने बाथरूम में रखा एक टॉवेल लिया और उसे लपेटते हुए बाथरूम के दरवाजे से झांक कर बाहर बेडरूम में देखने लगी। विहान उसे कहीं भी नजर नहीं आया। ये देखकर ईशा ने राहत की सांस ली और दूसरे टॉवेल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आने लगी। ईशा ने अपनी थकान दूर करने के लिए हॉट शॉवर लिया था, जिसकी वजह से उसकी स्किन गुलाबी गुलाबी सी हो गई थी। ईशा अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ विहान इस वक्त कमरे में नहीं है, अगर यहाँ पर होता तो मुझे कच्चा चबा जाता। ये बोलकर वह खुद में हंस रही थी, पर बहुत जल्द उसकी ये हंसी गायब हो गई। ईशा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो विहान अपने हाथों को फोल्ड करके टेक लगाकर उसे ही देख रहा था। जैसे ही ईशा ने उसे कमरे में देखा, उसे उसका गला सूखता हुआ फील हुआ। वह हकलाते हुए बोली, वह विहान, तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना? ईशा को इस तरह हकलाता देख विहान मन ही मन स्माइल करने लगा। वह ईशा को टीज करते हुए बोला, जब इतनी खूबसूरत और हॉट वाइफी ऐसी सिचुएशन में आपके सामने हो तो कौन कम वक्त ऑफिस जाना चाहेगा? ईशा ने एक नजर खुद को देखा। उस टॉवेल में उसकी गोरी टांगें बड़ी खूबसूरती से नजर आ रही थी। वह इस लुक में काफी सेडक्टिव भी नहीं आ रही थी। विहान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ईशा एक एक कदम पीछे हटने लगी। वह विहान की आंखों में अपने लिए प्यार और बेइंतहान जुनून साफ साफ देख पा रही थी। पीछे हटते हटते अब ईशा वह से पूरी तरह सच चुकी थी। वह साइड से निकलने की कोशिश करती है तो विहान अपनी बाहों के घेरे में उसे लॉक कर लेता है। वह अपना एक हाथ दीवार पर टिका कर एकटक ईशा की तरफ देखने लगा। ईशा का गुलाब की तरह खिला हुआ फ्रेश चेहरा, उसकी गुलाब की पंखुड़ी सी गुलाबी होंठ विहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वह ईशा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें एक छोटा सा बच्चा लगता हूँ ना वाइफी? ईशा जानती थी कि विहान इस बात का बदला उससे जरूर लेने वाला है। वह ईशा की सुराहीदार गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोला, चलो बेड पर बताता हूँ कि मैं छोटा बच्चा हूँ या? विहान ने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। ईशा विहान के अधूरे शब्द का मतलब समझ गई थी। वह शर्म से लाल हो गई थी। विहान को धक्का देकर वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर उससे पहले ही विहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ईशा समझ चुकी थी कि अब वह उससे बच नहीं पाएगी। विहान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ईशा को संभालने का मौका दिए बगैर ही उसकी नेक पर अपने गर्म होंठ रखकर उसे चूमने लगा। ईशा चाहकर भी उसे खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। विहान अपने होठों से ईशा के कंधे, उसकी कॉलर बोन्स और उसकी नेक तक का सफर तय कर रहा था। विहान की सेंसुअल किसेस से ईशा की सांसें काफी तेज और धड़कनें अनियमित हो गई थी। इस मदहोशी से भरी किस का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी विहान खुद पर कंट्रोल ना करते हुए ईशा की कॉलर बोन्स पर जोर से काट लेता है, जिससे ईशा की जोर की चीख निकल जाती है। वह एक नजर घूरकर विहान को देखती है। ईशा विहान की तरफ देखकर शिकायती लहजे में बोली, तुम हर बार काटते क्यों रहते हो? मुझे दर्द होता है। ईशा की इस शिकायत पर विहान स्माइल करते हुए बोला, इस दर्द में ही तो मजा है बेबी। ये बोलकर वह ईशा को मौका दिए बगैर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। विहान ने अपना सारा वेट अपने हाथों पर ले रखा था ताकि ईशा उसकी बॉडी के नीचे दब ना जाए। विहान ईशा को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। विहान की आंखों में उसे पाने की डीप डिजायर साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह ईशा को शिद्दत से प्यार करना चाहता हो। वह उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। विहान की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर फील करके ईशा की निगाहें अपने आप बंद हो जाती हैं। वह आहिस्ते से अपने होंठ ईशा के माथे पर रख देता है। विहान के छूने का एहसास बेहद ही खास था। ईशा अपनी आंखें बंद करके विहान को महसूस करने लगी। विहान बारीक बारी से उसकी बंद पलकों को चूमते हुए धीरे धीरे उसके सारे फेशियल फीचर्स को चूम लेता है। इस दौरान भी ईशा अपनी आंखें बंद रखती है। वह आहिस्ते से नीचे आता है। ईशा के कॉलर बोन्स पर उसने जो बाइट मार्क बना दिए थे, वह उस पर अपने गर्म होंठ रखकर उसे शिद्दत से चूमने लगा। विहान ने एक नजर ईशा को देखा और उसका नोट खोलने की कोशिश करने लगा। इस वक्त ईशा को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने एक टॉवेल के अलावा इस वक्त कुछ भी नहीं पहना था। वह अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी। ईशा के इस रिएक्शन पर विहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अपने इंटीमेट मोमेंट्स के बीच विहान का यूं हंसता देख ईशा उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अब तुम्हें क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, वाइफी तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हम दोनों कभी एक दूसरे के करीब ना आए हो और मैंने तुम्हें देखा ही ना हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वाइफी, मैं तुम्हें कई बार देख चुका हूँ और तुम्हें महसूस भी कर चुका हूँ। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं फिर से हमारी यादें ताजा कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह ईशा की तरफ झुकने लगा। वह एक बार फिर ईशा के होठों पर अटैक कर देता है। धीरे धीरे ईशा भी विहान की इस किस में इन्वॉल्व हो गई। वह चाहकर भी उससे खुद को दूर नहीं कर पाई। ईशा का साथ पाकर विहान का वाइल्डनेस बढ़ने लगा। साथ उसके बॉडी की हीट भी अब काफी हद तक बढ़ चुकी थी, जिसे शांत करने के लिए उसे ईशा के प्यार की जरूरत थी। ईशा को किस करते हुए वह एक झटके में उसके टॉवेल को रिमूव कर उसके संगमरमर की तरह तराशे हुए खूबसूरत बदन को निहारने लगा।
वह अपने हाथों से ईशा की बॉडी को सहलाने लगा। विहान की मदहोशी से भरी छुएं ईशा को बेचैन करने के लिए काफी थे। विहान ने कंट्रोल न करते हुए नीचे झुककर ईशा की पूरी बॉडी पर अपने छाप छोड़ने लगा। ईशा की खूबसूरत बॉडी को निहारते हुए विहान भी एक झटके में अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर ईशा की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या मुझे परमिशन है? उद्धरण चिन्ह। ईशा हाँ में पलकें झपकाकर अपनी नजरें झुका लेती है। विहान उसे प्यार करते हुए अपनी आगोश में भर लेता है। ईशा की आंखों से आंसू का एक कतरा गिरकर उसके गालों पर लुढ़क आता है। विहान अपने होठों को ईशा के होठों पर रखकर उसे बहुत ही प्यार से चूमते हुए उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगा। विहान ईशा को घंटों तक प्यार जताता है। ईशा भी काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही थी। ईशा की हालत देखकर विहान उससे अलग होता है और उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। ईशा विहान के सीने पर अपना सिर टिका देती है। विहान बहुत ही प्यार से ईशा के बालों पर अपनी उंगलियां उठाकर उसे सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद विहान को अपने सीने पर कुछ गीला गीला सा फील होता है। वह ईशा के कंधे को पकड़कर खुद से अलग करता है तो पाता है कि ईशा की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर विहान घबरा जाता है। वह उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ईशा क्या हुआ, तुम रो रही हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी मायूस आंखों से विहान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, मेरे दिल में बहुत दर्द होगा विहान, जब उस विराज अग्निहोत्री की गिरी हुई हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊंगी, तब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द होगा। इस दुनिया में अपना कहने को मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है विहान, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उद्धरण चिन्ह। विहान आहिस्ते से ईशा के माथे को चूम लेता है। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ईशा क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, हम मेरे सिर में दर्द हो रहा है विहान। उद्धरण चिन्ह। विहान उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये बोलकर वह अपना पेट पकड़ लेती है। ईशा के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर विहान बोला, क्या तुम्हें पेट में भी दर्द हो रहा है? ईशा हाँ में सिर हिला देती है। विहान उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया। बाथटब का टेम्परेचर सेट करते हुए वह ईशा को बाथटब में बिठा देता है। फिर खुद एक टॉवेल पहनकर बाहर बेडरूम में आकर बैग की कंडीशन को ठीक करता है। दोनों के कपड़े समेटकर वह वापस बाथरूम में आ जाता है। वह भी ईशा के साथ बाथटब में बैठ गया। गर्म पानी की वजह से ईशा काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है, पर उसका सिर दर्द और पेट दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद विहान बाथटब से निकलकर खुद को पोंछते हुए एक टॉवेल पहन लेता है। फिर ईशा को भी बाथटब से निकालकर एक व्हाइट टॉवेल में उसे लपेट लेता है। जब विहान ईशा को अपनी बाहों में लेने के लिए उसकी तरफ झुकता है तो विहान की निगाहें ईशा के बैग पर जाती है। उसकी व्हाइट टॉवेल में रेड डॉट्स आ गए थे। वह ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ईशा आई थिंक यू गॉट योर पीरियड्स। ईशा पलटकर अपनी बैग को देखती है। फिर वह विहान की तरफ देखकर बोली, तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान बाहर आकर क्लोजेट रूम में चला गया। फिर बाहर आकर बैग पर बैठ गया। थोड़ी देर में ईशा भी चेंज करके बाहर आ गई थी। उसके बाल अभी भी गीले गीले थे। गीले बालों के साथ सोना ईशा की हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। एक सॉफ्ट टॉवेल लेकर वह ईशा के बालों को सुखाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके बाल काफी हद तक सूख गए थे, पर सिर दर्द अभी भी बरकरार था। ईशा के बालों को सुखाने के बाद वह ईशा को फर्श पर कार्पेट में बैठा देता है और पेन रिलीफ ऑयल लेकर उसके सिर पर मसाज देने लगा। विहान के मसाज से ईशा को काफी हद तक राहत मिलने लगी। उसका सिर दर्द भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। विहान को फील हुआ कि ईशा की बॉडी काफी ठंडी लग रही है। विहान ने सारी विंडो बंद कर दी, एस बड़ी ई भी बंद कर दिया। ईशा बेड पर आकर बेबी पोज में लेट चुकी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही पता चल रहा था कि वह इस वक्त अच्छा फील नहीं कर रही थी। विहान समझ गया कि ईशा को उसकी केयर की जरूरत है। वह ईशा के बगल में लेटकर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ईशा ने हाँ में पलकें झपकाते हुए लो टोन में कहा, मुझे तुम्हारी हक की जरूरत है। ये बोलकर वह विहान की तरफ सरकते हुए उसकी बाहों में खुद को सेट कर लेती है। उसके बाहों की गर्माहट से ईशा को काफी सुकून मिलता है। दूसरी तरफ मल्होत्रा पैलेस। दीक्षा जब पैलेस पहुंची तो वह पैलेस में बिल्कुल अकेली थी। सवेंस थे जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। आदित्य ऑफिस में था। शीतल जी, दीक्षा के मम्मी पापा और दादी कहीं बाहर घूमने गए थे। मोहित, ईशान और नित्या तीनों कॉलेज गए हुए थे। कृतिका और वंश भी ऑफिस गए हुए थे। दीक्षा ने सोचा कि क्यों ना एक बार वीना जी की उस पेंटिंग को देख लिया जाए जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी दीक्षा को मिली थी। दीक्षा उस कमरे में गई जहाँ वीना जी की बहुत सारी पेंटिंग्स, उनकी बड़ी सी तस्वीर और उनकी बहुत सारी यादों को संजोकर वहाँ रखा गया था। वहाँ की एक एक चीज वीना जी की यादें ताजा करने के लिए काफी था। दीक्षा उस पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रही थी। पेंटिंग को देखने के बाद वह वीना जी की बड़ी सी तस्वीर को अपनी जहन में एक बार अच्छे से उतारने लगी ताकि पेंटिंग बेहद ही ज्यादा खूबसूरत बने। दीक्षा वीना जी की तस्वीर को निहार ही रही थी कि तभी उसे कमरे में एक बड़ी सी परछाई नजर आने लगी। दीक्षा ने जब मुड़कर देखा तो ये और कोई नहीं बल्कि आर्यन की मॉम तारिका जी थी। उन्हें मल्होत्रा पैलेस में देखकर दीक्षा को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, वो भी तब जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। दीक्षा ने अपनी हैरानी बाहर ना लाते हुए तारिका जी को ग्रीट करते हुए अपनी नॉर्मल टोन में बोली, आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। इस पर तारिका जी बोली, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये मेरे बेटे का घर है। आदित्य हमें भूल गया पर हम तो उसे नहीं भूले ना। तारिका जी ने ये दीक्षा को ताना मारते हुए अपनी भड़ास निकाल कर कहा। वैसे तो तारिका जी की करतूतों के बारे में दीक्षा को पता था, पर वह कितनी बड़ी शातिर औरत है इस बारे में दीक्षा को कोई अंदाजा नहीं था। आज दीक्षा को तारिका जी में से बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। तारिका जी सामने वीना जी की तरफ देखकर अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने मन में बोली, वीना देखो, आज मैं तुम्हारी प्यारी बहू को भी तुम्हारे पास पहुंचाने आई हूँ। वैसे तुम्हारी प्यारी बहू काफी स्वीट सी है। ओह सॉरी, आई मीन तुम्हारी प्यारी बहू काफी स्वीट थी, पर वह अब नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं दीक्षा का काम तमाम करके ही दम लूंगी और देखूंगी कि उसे बचाने कौन आता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर तारिका शैतानी स्माइल करने लगी। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, वैसे दीक्षा तुम्हारी सासू माँ बहुत प्यारी थी।
मैंने सुना है कि वो तुम्हारी टीचर भी रह चुकी थी। वह दीक्षा को जानबूझकर फुसला रही थी। मौका मिलते ही वह आज दीक्षा पर अटैक करने वाली थी, पर दीक्षा इन सब से बिल्कुल बेखबर और अनजान थी। दीक्षा ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। तारिका जी बोली, पर तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारी सासू माँ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बेटा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेचारी वीना आज अपने ही पति की वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। दीक्षा वीना जी के लिए ऐसी बातें सहन नहीं कर सकती थी। वह तारिका जी को इनडायरेक्टली ताना देते हुए बोली, वो क्या है ना मॉम, आजकल की औरतें अपनी हद ही भूल जा रही हैं। वरना किसी शादीशुदा आदमी पर नजर डालना और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, ये तो बहुत ही बेवकूफी की बात होनी चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने ये तारिका जी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तारिका जी को समझते देर नहीं लगी कि दीक्षा ने उसे ताना मारा है। वह मन ही मन दीक्षा को कोसते हुए बोली, इस बदतमीज लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मुझे ताने मारेगी, इसकी तो मैं जबान ही खींच लूंगी। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी वीना जी की बड़ी सी तस्वीर की तरफ देखने लगी। उनकी इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर ही आज भी उन्हें वीना जी की खूबसूरती से जलन होने लगी। उनकी तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तस्वीर में से बाहर निकल आएंगी। अपने यंग डेज में भी जब तारिका जी ने वरुण जी को अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू किया था, उन्होंने वीना जी की तस्वीर देख ली थी। उस वक्त तारिका जी को समझ नहीं आया था वो किस तरह वरुण जी को अट्रैक्ट करें, क्योंकि खूबसूरती के मामले में वो वीना जी के सामने कुछ भी नहीं थी। वीना जी की खूबसूरती और ग्रेसफुलनेस किसी महारानी की तरह थी। खूबसूरत के अलावा भी वो काफी टैलेंटेड थी। एक तरह से वो हर मामले में परफेक्ट थी। एक बड़े परिवार की बहू बनने के सारे गुण वीना जी में थे। इन सब के अलावा वो एक साफ दिल की इंसान थी, किसी के साथ कभी कुछ भी गलत होने नहीं देती थी। पर अफसोस किस्मत ने ही उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया था। वीना जी जानती थी कि भले ही उनके और वरुण जी के बीच शादी के शुरुआती दिनों में प्यार जैसी चीज नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि वरुण जी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहते थे। वे अपनी लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद सेटल होना चाहते थे। पर शीतल जी को वीना जी पसंद आ गई थी और वो उन्हें किसी भी हाल में अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि उनका ये निर्णय सही साबित होगा। जब तारिका जी को ये पता चला कि दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, तो उन्हें वरुण जी की लाइफ में एंटर होने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने दोनों के बीच के इस गैप का बहुत फायदा भी उठाया। अपने प्लान को अंजाम देते हुए सबसे पहले उन्होंने वरुण जी को वीना जी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उनके कान भरने शुरू किए। इसका असर भी वरुण जी पर होने लगा। एक तरह से तारिका जी ने उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से वो वीना जी पर शक करने लगे, जबकि वो जानते थे कि वीना जी कितनी अच्छी और सच्ची है। पर उनके लिए तारिका जी की बात मानना जैसे एक लत सा हो गया था। धीरे धीरे उनके रिश्ते के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। शायद अगर तारिका जी दोनों के बीच आई ना होती तो वरुण जी और वीना जी आज खुशी खुशी जिंदगी जी रहे होते। भले ही शुरुआती दिनों में वरुण जी और वीना जी की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर ये बात भी सच थी कि उन्होंने कभी भी वीना जी का बुरा नहीं चाहा था। इनफैक्ट वरुण जी अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए खुद को रेडी कर रहे थे, जिसकी शुरुआत वे वीना जी के साथ दोस्ती करके करना चाहते थे। पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। इससे पहले ही तारिका नाम का ग्रहण दोनों की जिंदगी में लग गया। वीना जी जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए, पर वरुण जी उनकी जान लेने की कोशिश जैसा घटिया काम कभी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वीना जी जब अपने डेथ बेड पर थी, तब वरुण जी ने उन्हें कन्फेस भी किया था कि वो उन्हें कभी भी मानना नहीं चाहते थे। पर पता नहीं ये उनसे कैसे हो गया। वरुण जी उस वक्त भी उसी भ्रम में थे कि वीना जी की मौत उनकी वजह से हुई है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। वीना जी ने अपने आखिरी वक्त में उन्हें समझाया भी था कि जो हो गया सो हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता। वे अपने मन में इस बात की गिल्ट न रखें और उनके तीनों बच्चों का ख्याल रखें। पर वरुण जी खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। उस काले दिन के कुछ राज ऐसे भी थे जिन्हें दबा दिए गए थे, जिनके बारे में शायद तारिका जी और आदित्य की कॉलेज फ्रेंड वेदिका के अलावा कोई नहीं जानता था। अब तक आदित्य और शीतल जी को यही लग रहा था कि वरुण जी ने तारिका जी को पहले अप्रोच किया था। उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए हुए थे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तारिका एक बेहद ही शातिर औरत थी और उसने कुछ इस तरह गेम सेट कर दिया कि हर मामले में वरुण जी ही गलत नजर आए। वरुण जी वीना जी के जाने में गम में इतने डूब चुकी थी कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था उनके आसपास क्या हो रहा है। तब तक तारिका ने पूरे मैटर को अपने पक्ष में कर लिया था और काफी हद तक उन्होंने वरुण जी के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था। वे उन्हें यकीन दिलाती रही कि वे ही अपनी पहली पत्नी के कातिल हैं। अपने गुनाहों के गिल्ट में दब चुके वरुण जी को भी यही सच लगने लगा। तब से वो घुट घुट कर जी रहे थे। उनके तीनों बच्चे उनसे काफी ज्यादा दूर चले गए। फिर वरुण जी में भी कभी ये हिम्मत नहीं आई कि वे अपनी बात रख सके। सब कुछ सही चल रहा था। तारिका जी और आदित्य की कॉलेज फ्रेंड और क्लासमेट वेदिका का प्लान था कि वेदिका आदित्य से शादी कर ले ताकि अपने प्लान के मुताबिक वे मल्होत्रा फैमिली की बेशुमार दौलत का बंटवारा कर सके। पर ऐसा हो नहीं पाया। आदित्य को वेदिका की सच्चाई के बारे में पहले ही पता चल गया था। तब तारिका जी ने अपना मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए सारा इल्जाम वेदिका और वरुण जी पर लगा दिया। वेदिका उन्हें धमकी भी देती रही कि वो उनका राज सबके सामने खोल देगी, पर तारिका जी ने वेदिका का रोड एक्सीडेंट करवाकर उसका काम भी तमाम कर दिया। तारिका जी का प्लान अपने आखिरी चरम पर था। वो सक्सीड भी हो जाती, पर फिर आदित्य की जिंदगी में दीक्षा आ गई। तारिका जी ने दीक्षा को एक मासूम और भोली भाली लड़की समझकर उसे अंडर एस्टिमेट किया, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फिर आदित्य को दीक्षा से प्यार हो गया, जिसके बाद वो अपनी लाख कोशिशों के बावजूद दोनों को अलग नहीं कर पाई। तारिका जी वीना जी की तस्वीर को देखकर एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर ले आती है और अपनी मिस्टीरियस टोन में बोली, दीक्षा क्या तुम जानती हो तुम्हारी वीना माँ का कातिल कौन है? जैसे ही तारिका ने ये कहे, दीक्षा के कान खड़े हो गए। वो समझ गई थी कि तारिका जी ने ये बात कही है तो जरूर इसमें कुछ तो राज होगा। दीक्षा तारिका की तरफ घूरते हुए बोली, आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि वीना माँ की मौत का जिम्मेदार आपके पति हैं? दीक्षा का जवाब सुनकर तारिका जी शातिर हंसी हंसने लगी। उनकी ये हंसी बहुत खतरनाक थी और काफी कुछ बयां कर रही थी। दीक्षा को घबराहट भी होने लगी थी, पर उसने खुद को समझाया कि अगर कुछ होगा भी तो वो तुरंत सर्वेंट्स को बुला लेगी। तारिका जी बोली, हम तो तुम भी सबकी तरह उस गलतफहमी में जी रही हो। फिर कुछ देर चुप रहकर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, चलो आज तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, ऐसी राज जिसके बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता।
तुम्हारा पति भी नहीं। तारिका जी की बातें सुनकर दीक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तारिका जी किस राज के बारे में बात करने वाली है। जहाँ तक वीना जी की बात थी, आदित्य ने उसे बताया था कि वेदिका ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर वरुण जी को भड़काया और वीना जी की जान लेने के लिए उकसाया था। फिर इन सब में राज कहाँ से आ गया? दीक्षा को यूं सोचता देख तारिका जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा तुम यही सोच रही हो ना कि वीना को मारने के पीछे वेदिका और वरुण का हाथ था? फिर ये राज बीच में कहाँ से आ गया? उद्धरण चिन्ह। तारिका जी की बातें सुनकर दीक्षा को काफी हैरानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तारिका जी को कैसे पता चला आदित्य ने उसे उस दिन के बारे में रूबरू करवाया है। पर दीक्षा जानती थी कि तारिका जी एक बहुत ही शातिर औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। तारिका जी डेविल स्माइल करते हुए बोली, माय डियर, जो हमेशा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी फैमिली को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा, पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी की गोल गोल बातें दीक्षा के सिर के ऊपर से जा रही थी। दीक्षा तारिका जी की तरफ देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। तारिका जी अपने चेहरे पर शातिर स्माइल लिए हुए बोली, यही कि तुम्हारी सासू माँ को ऊपर पहुंचाने में तुम्हारे ससुर जी का नहीं बल्कि मेरा हाथ था। दीक्षा ने जैसे ही सुना उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई। दीक्षा को यही लगता था कि भले ही तारिका कितनी भी शातिर क्यों ना हो, पर वह किसी की जान नहीं ले सकती। तारिका अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, हाँ मैंने उन्हें तुम्हारी वीना माँ को मारने के लिए उकसाया जरूर था, पर इन वक्त पर उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए। पता नहीं अचानक से उनके दिल में वीना के लिए प्यार कैसे जागने लगा था, पर मैंने ये अधूरा काम पूरा किया और उसे ऊपर पहुंचा दिया। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर वीना जी की डेथ सीन अपनी आंखों के सामने तैरने लगी। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह तारिका जी की तरफ अपनी गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए जोर से बोली, आपको क्या मिला वीना माँ को मारकर? उन्हें मारते वक्त क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि उनके तीन बच्चे हैं, जिनके सिर से माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा? एक बाप अपने बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अरे कैसी औरत है आप! पैसों का लालच आपको इतना पागल कर गया कि आपने एक आदमी से झूठे प्यार का नाटक करके उसका सब कुछ छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते कहते दीक्षा की सांसें काफी हद तक तेज हो चुकी थी। वह खुद को रिलैक्स करने लगी। तारिका जी दीक्षा की तरफ घूरते हुए बोली, हाँ क्या मैंने गलत? मेरा प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता अगर तुम बीच में ना आई होती तो। सब कुछ सही चल रहा था, बस मुझसे एक गलती हो गई, तुम्हें कम आंकने की गलती कर बैठी, पर आज मैं उस गलती को सुधारने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दीक्षा को बदले और नफरत भरी आंखों से देखने लगी। दीक्षा को इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ उसके अकेले की नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने अंदर पर रहे बच्चे की थी। तारिका जी इतनी गिरी हुई थी कि वह दीक्षा के बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये बात दीक्षा जानती थी। तारिका जी दीक्षा को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, दीक्षा तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कोमा में मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी ऊपर पहुंचाने की बहुत कोशिशें की। सबसे पहले तुम्हारे खाने में बहुत ही पावरफुल और डेंजरस पॉइजन मिलाया, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तुम्हारे पति ने तुम्हें बचा लिया। हॉस्पिटल में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की भी जान लेने की कोशिश की, पर फिर भी तुम्हारे उस पति ने तुम्हारी जान बचा ली। उसने मुझे वार्न भी किया है कि मेरी वजह से अगर उसकी बीवी और बच्चे को कुछ भी हो गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा, पर मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है। एक बार तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ऊपर पहुंचा दूं, फिर मेरे साथ जो भी होगा मुझे मंजूर है। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी की बातें सुनकर अब दीक्षा को काफी डर लगने लगा, क्योंकि उसकी आंखों में किसी की जान लेने का जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। दीक्षा खुद को संभालते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपके बेटे की हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, वो खुद है। आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? उसने मुझे पर गंदी नजर डाली, मुझे छूने की कोशिश भी की, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी अपनी ऊंची आवाज में बोली, बस दीक्षा, अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ रह रहा होता, पर तुम्हारी वजह से वह ऐसी जिंदगी जो कि मौत से भी बदतर है, जीने पर मजबूर हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने दिनों से मैं मौके की तलाश में थी, आज मुझे वो मौका मिल गया। देखो आज तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा है। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इतनी सफाई से मारूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए तारिका जी अपनी आंखों में जान लेने का जुनून लेकर अपने हाथों में एक शार्प नाइफ लेकर दीक्षा की तरफ बढ़ने लगी। दीक्षा इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, कोई है प्लीज बचाओ मुझे। आदि आप कहाँ हैं? प्लीज अपनी दीक्षा और अपने बेबी को बचा लीजिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह इस वक्त इस कंडीशन में भी नहीं थी कि खुद को और अपने बेबी को डिफेंड कर सके। उसकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था और उसके लिए मूव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में भागना तो बहुत दूर की बात थी। दीक्षा डर के मारे पसीने लथपथ हो गई थी। तारिका जी डेविल स्माइल करते हुए बोली, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला दीक्षा, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोशिश मत करो और मेरे हाथों चुपचाप मौत को गले लगा लो। तुम्हें मारकर ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा इस वक्त काफी बेबस थी, इसलिए तारिका जी की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज आप मेरे बारे में ना सही मेरे बेबी के बारे में सोचिए। गलती मेरी है, मेरे बच्चे की नहीं। प्लीज उसके साथ तो इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। आप भी एक माँ हैं, प्लीज मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए। दीक्षा ने तारिका जी के सामने हाथ जोड़ लिए, पर तारिका जी पर भी बदले का भूत सवार था। उन्हें देखकर लग रहा था कि आज किसी भी हालत में उन्हें नहीं रोका जा सकता। वह एक झटके में दीक्षा के पास पहुंच गई और चाकू से दीक्षा की तरफ जोर से वार किया, पर इससे पहले कि वो चाकू दीक्षा को छू भी पाता, किसी मजबूत हाथ ने तारिका जी के हाथों को पहले ही जोर से पकड़ लिया था। दीक्षा ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया था और अपनी आंखें कसकर बंद किए हुई थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। जब तारिका जी को अपने हाथों पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़े शख्स को देखकर तारिका जी की सांसें ही थम गई। सामने आदित्य काफी गुस्से में तारिका जी के हाथों को कसकर पकड़े हुए था। इस वक्त वह किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। आदित्य का खतरनाक ऑरा देखकर तारिका जी अंदर तक हिल गई थी।
अब तक उन्होंने आदित्य के जितने भी खतरनाक रूप के बारे में सुना था ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक था। तारिका जी ने पीछे पलट कर देखा तो शीतल जी और वरुण जी भी खड़े थे। उनके साथ में शांति जी, दीपक जी और कीर्ति जी खड़े थे। साइड में वंश और कृतिका दोनों खड़े थे। शीतल जी और वरुण जी तारिका जी को घिन भरी निगाहों से देख रहे थे। शीतल जी ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि तारिका जी इतनी ज्यादा गिरी हुई औरत होंगी जो अपने बदले की आग में ये तब भूल गई कि सामने खड़ी लड़की प्रेग्नेंट है। आदित्य तारिका जी के हाथों से चाकू छीनकर उसे दूर फेंकते हुए अपनी खतरनाक टोन में बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी बीवी और मेरे बच्चे से दूर रहिए, पर शायद आपने इसे मात्र मेरी एक खोखली धमकी समझने की भूल कर दी, पर अब आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। आदित्य के खतरनाक लहजे से ही लग रहा था कि वह इस बार तारिका जी को छोड़ेगा नहीं। आदित्य ने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा जो अपनी आंखों में आंसू लिए बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। डॉक्टर ने दीक्षा को लंबे समय तक खड़े रहने से मना किया था। दीक्षा की ऐसी हालत देखकर एक बार फिर आदित्य का खून खौलने लगा। वह तुरंत दीक्षा के पास गया। दीक्षा ने उसे तुरंत हक कर लिया। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आदित्य को ऐसा फील हुआ कि दीक्षा अभी भी डर के मारे कांप रही है, इसलिए उसने उसकी कंफर्ट का ध्यान रखते हुए अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया था। अभी थोड़ी देर पहले कैसे तारिका जी दीक्षा और उसके बच्चे की जान लेने पर उतारू हो गई थी, ये नजारा सबने देखा था। वरुण जी को आज खुद पर बेहद ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वह मन ही मन यही सोच रहे थे कि दोनों के एक रिश्ते में बंधने से पहले दोनों में से किसी को कुछ हो क्यों नहीं गया। अगर ऐसा हुआ होता तो उन्हें आज का एक काला दिन देखना न पड़ता। वरुण जी आज बेहद ही ज्यादा गुस्से में थे। अगर उनका बस चलता तो वे बड़ी ही बेरहमी के साथ तारिका जी की जान ले लेते। उन्होंने उन्हें पहले भी कितनी बार समझाया था कि वे आदित्य और दीक्षा की लाइफ से दूर रहें, पर तारिका जी ने लगभग हर बार वरुण जी की बात को बुरी तरह इग्नोर कर दिया था। आज उन्होंने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका। वे तारिका जी के सामने खड़े होकर अपना पूरा जोर लगाकर तारिका जी को थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इतनी तेज थी कि तारिका जी खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे फर्श पर गिर पड़ी। उनके होठों के कोनों से खून आने लगा, पर इन सब के बावजूद भी आज उन्हें तारिका जी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वरुण जी अभी भी अपनी गुस्से की ज्वालामुखी से भरी आंखों से तारिका जी को घूर रहे थे। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ तारिका जी के बाल पकड़े और उन्हें घसीटते हुए फिर से सीधे खड़े करने लगी। तारिका जी के मुंह से एक तेज दर्द भरी आह निकल गई, पर वरुण जी को उनके दर्द से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वरुण जी तारिका को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू और मेरे होने वाले पोते या पोती की जान लेने की। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि तुम्हारी वजह से अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारिका अपना सिर झुकाकर चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि उनके पास आज अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था। उनका पासा पलट चुका था। अब हारने से उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। तारिका जी को चुपचाप देखकर वरुण जी गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, कहा था या नहीं कहा था, तुम हमारे बेटे को उल्टी सीधी पोलपट्टी पड़ा रही थी। सच तो ये था कि तुम खुद ही चाहती थी तुम्हारा वो मनहूस बेटा इस घर की इज्जत को तार तार कर दे। पता है तुम दुनिया की सबसे नीच माँ होगी जो अपने बच्चे के हाथों ऐसा पाप चाहती हो। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। काश मैं वक्त को पीछे घुमा पाता तो उस पल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता जिस दिन मैंने तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखा था। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी अभी भी खुद को डिफेंड करते हुए बोली, वरुण ये मत भूलो कि वीना की मौत का जिम्मेदार तुम हो। आज तुम्हारी वजह से वीना हम सबके बीच नहीं है। तारिका जी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की होगी और एक दूसरा करारा थप्पड़ उन्हें अपने दूसरे गाल पर पड़ा। ये तमाचा शीतल जी की तरफ से था। वो तारिका जी को नफरत और घिन भरी निगाहों से घूरते हुए बोली, आज तक हमें यही लगता था कि भले ही आप में लालच कूट कूट कर भरा हुआ है, पर दिल से किसी के लिए आप मैल नहीं रखती। पर हम बहुत ज्यादा गलत थे। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इतने सालों तक हम उस सांप को पालते रहे जिसने बड़ी ही चतुराई से हमारी प्यारी बहू वीना को डस दिया। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी तारिका जी को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, हमने आपको इस घर में पनाह दी, पर बदले में आपने क्या किया। हम एहसान फरामोशी की भी एक सीमा होती है, पर वरुण सच कह रहे हैं, आप जैसी घटिया औरतें कुछ भी कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी को इस वक्त काफी इंसल्ट तो फील हो ही रहा था, पर अब वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उनका गेम ओवर हो चुका है। इतने सालों से जिस राज को छिपाते आ रही थी उस राज के बारे में अब सबको पता लग चुका था। दीक्षा आदित्य के सीने से लगे हुए तारिका जी की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, आदि मिसेस मल्होत्रा मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिशें की, पर वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। ये कहते हुए दीक्षा की आंखों में आंसू और एक डर साफ साफ नजर आ रहा था। आदित्य ने दीक्षा के आंसू साफ कर दिए और उसे शांत कराते हुए बोला, शशिश वाइफी अब शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, अब ये तुम्हें और हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज हम इन्हें इनके किए की सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी अपनी ज्वालामुखी जैसी आंखों से तारिका जी की तरफ घूरते हुए बोली, आपकी वजह से हमारा बेटा इतने सालों तक इस गिल्ट में रहा कि वीना की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। आज उनकी वजह से उनकी वाइफ और उनके बच्चों की माँ उनके साथ नहीं है। सच में तारिका ये सारी हरकतें करके आपने नीचता की सारी हद पार कर दी। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी तारिका जी को घिन भरी निगाहों से देखने लगी। अब तक कीर्ति जी को भी तारिका जी के करतूतों के बारे में पता चल गया था। कीर्ति जी अपनी नम आंखों के साथ तारिका जी के सामने आई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी दोस्त ने तुम्हारा? वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश थी, पर तुम जैसी घटिया औरत ने उनकी जिंदगी में आकर उनसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हें तो खुद को औरत कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी के ऐसा कहने पर तारिका जी भी भड़कते हुए बोली, क्या बिगाड़ा था तुम्हारी दोस्त ने? अरे सब कुछ तो उसने ही बिगाड़ कर रख दिया था। उसके पास सब कुछ था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। तारिका जी आगे कुछ बोलती उससे पहले वरुण जी अपनी गुस्से से आग उगलती आंखों से तारिका को घूरते हुए बोले, तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का मकसद में नहीं बल्कि मेरी शोहरत थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। तारिका जी वरुण जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हें कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी दौलत, शोहरत और तुम्हारे नाम से प्यार था, पर इन सबको पाने के रास्ते में तुम्हारी वो सो-कॉल्ड बीवी वीना मेरे रास्ते में आ रही थी। जब मुझे पता चला कि तुम एक अमीर खानदान के आदमी हो तो मैं तुम्हें पाने के सपने देखने लगी, पर जैसे ही ये पता चला कि तुम शादीशुदा हो मुझे बहुत निराशा भी हुई। पर एक दिन बातों ही बातों में तुमने शराब के नशे में अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह।
तारिका जी की बातें सुनकर वरुण जी की गुस्से से मुठ्ठियां भींच गईं। वो जानते थे कि वीना जी के जाने में सिर्फ तारिका का हाथ नहीं बल्कि उनका भी हाथ था। अगर वे तारिका जैसी घटिया औरत को अपनी जिंदगी में आने का मौका ही नहीं देते तो ये सब कभी नहीं होता। आज वे अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे होते। पर एक घटिया औरत के बहकावे में आना वरुण जी को बहुत भारी पड़ गया था। तारिका जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, जब मैंने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सुना तो एक राहत की सांस ली। मुझे पता चल गया अगर किसी तरह तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। फिर मैंने तुम्हारी बीवी के खिलाफ तुम्हारे कान भरने शुरू किए। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी को अब खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि किसी दूसरी औरत के बहकावे में आकर उन्होंने अपनी बीवी पर शक किया। उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। ये सब याद आते ही वे एक बार फिर गिल्ट से भर गए। वे जानते थे कि उनकी गलती माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बस यही गिल्ट उन्हें अपने बच्चों को फेस करने से रोकता था। आज नित्या, ईशान और आदित्य तीनों वरुण जी से काफी ज्यादा दूर हो गए थे। नित्या और ईशान के जहन में अपने पिता की शायद ही कोई ऐसी बचपन की यादें उनके जहन में रह गई होगी क्योंकि उनके लिए उनका माँ और बाप दोनों आदित्य ही तो था। उसने बचपन से अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश एक पिता की तरह किया था। कभी भी उन्हें इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया कि उनके माँ बाप उनसे काफी दूर चले गए हैं। इसलिए नित्या और ईशान आदित्य को सबसे ज्यादा चाहते थे। वे अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते आदित्य अपने आप को भी भूल गया था। वो ये भूल ही गया था कि उसकी अपनी भी एक जिंदगी है। वेदिका से मिली कड़वी एक्सपीरियंस और अपने पिता की करतूत देखकर आदित्य को शादी जैसे रिश्तों से यकीन तो कब का खत्म हो चुका था। इसलिए उसने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था। वो तो शीतल जी थी जिन्होंने आदित्य को जैसे तैसे करके शादी के लिए मनाया था। आदित्य और दीक्षा की किस्मत तो भगवान ने पहले ही एक साथ लिख दी थी। इसलिए दोनों की शादी भी हो गई। भले ही ये किसी नॉर्मल शादी की तरह नहीं हुई थी, पर दोनों उस शादी के मंडप में जन्मों जन्म के रिश्ते में बंध चुके थे। फ्यूचर में उनका ये जबरदस्ती में बंधा रिश्ता अपनी खूबसूरत सी मंजिल को पाने वाला था। इस बात से दोनों ही बेखबर थे। तारिका को भी आदित्य और दीक्षा की शादी की खबर हो गई थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि आदित्य की कभी शादी हो और फ्यूचर में उसका कोई वारिस हो। इसलिए उसने आदित्य और दीक्षा के रिश्ते को भी खराब करने की कोशिश में कोई कमी नहीं आने दी। इस वक्त मोहित की मॉम नताशा जी भी वहां आ चुकी थी। उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वीना जी की जान लेने के पीछे तारिका जी और वेदिका का हाथ था। अगर उन्हें पहले पता होता कि वो इतनी नीच और गिरी हुई है तो वे उनके साथ कभी नहीं होती। वीना जी और नताशा जी का रिश्ता कुछ खास नहीं रहा था। इसका रीजन भी नताशा जी ही थी। वो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़कियों में से थी, जो बात शीतल जी और वीना जी को कभी भी रास नहीं आई। नताशा जी को सुधारने की जिम्मेदारी वीना जी ने अपने हाथों में ले ली, पर नताशा जी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आई और वीना जी को ही गलत समझती रही। उनका नताशा जी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उस वक्त ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वीना जी उनके फ्यूचर की भलाई के लिए ही बोल रही हैं। धीरे धीरे नताशा जी उन्हें अपनी एनिमी की तरह देखने लगी। तारिका जी तो हमेशा से एक चालबाज और शातिर औरत थी जो हमेशा उनके पक्ष में बोलती थी। इसलिए नताशा जी उन्हें पसंद करती थी। तारिका जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, तुम्हारे और वीना के बीच दूरियां पहले से ही थी, इसलिए मुझे कामयाब होने में वक्त नहीं लगा। मुझ भी मेरी बात पर यकीन करने लगे और धीरे धीरे मेरा काम आसान हो गया। आदित्य अपनी जलती आंखों से तारिका जी को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी के अभी उनकी जान ले लेगा। आदित्य तारिका जी की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, वेदिका और आप दोनों कब से मिली हुई थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य के इस सवाल पर तारिका ने एक गहरी सांस ली और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, जब मैं वरुण को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी तभी मेरी मुलाकात वेदिका से हुई। उसे मिलकर मुझे पता चला कि वो वरुण के बेटे यानी तुम्हारी फ्रेंड है। बातों की बातों में उससे पता चला कि वो मिसेस आदित्य मल्होत्रा बनना चाहती है। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाएं, क्योंकि हमारी मंजिल तो एक ही थी। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी, वरुण जी, दीक्षा, दीपक जी, कीर्ति जी और वहां मौजूद सभी तारिका जी को घिन भरी निगाहों से देख रहे थे। तारिका जी बोली, हम दोनों ने मिलकर वरुण और वीना को दूर करने की बहुत कोशिश की। उस वक्त दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो रही थी, इसलिए उन्हें दूर करने और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने में भी वक्त लग रहा था। जब दोनों को अलग नहीं कर पाए तो हमने प्लान बनाया, अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वीना वरुण को चीट कर रही है तो हमारा काम बन जाएगा। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। वरुण को मेरी बातों में यकीन भी हो गया और फिर हमने वीना को मार दिया। मौत का सारा जिम्मेदार वरुण को ठहरा दिया। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में गूंज जाती है। शीतल जी का पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तारिका को एक जोरदार तमाचा लगाते हुए वे गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, ये हमारी बेटी जैसी बहू वीना की जान लेने के लिए। उनके दूसरे गाल पर एक और करारा थप्पड़ लगाते हुए बोली, ये हमारे तीनों पोते पोतियों आदित्य, ईशान और नित्या को अनाथ करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। फिर पहले वाले गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोली, और ये हमारे आने वाले परपोते या परपोती की जान लेने की कोशिश के लिए। अब तक तारिका का चेहरा लाल हो चुका था, साथ ही होठों के किनारों से खून भी निकल आया था। शीतल जी और वरुण जी ने उनके गालों पर थप्पड़ की बरसात कर दी थी और वो इसी लायक थी। शीतल जी अपनी ऊंची आवाज में बोली, आदि बेटा। आदित्य शीतल जी की तरफ देखने लगा। शीतल जी अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए तारिका जी की तरफ देखकर बोली, हमारी बहू की कातिल को ऐसी सजा दीजिए कि वे इसे अगले 7 जन्मों तक भूल ना पाए। इन्हें हमारी बहू को पहुंचाए हर दर्द का हिसाब दीजिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य भी अपनी ज्वालामुखी जैसी आंखों से तारिका जी को घूरते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए दादी माँ, इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं मेक श्योर करूंगा कि इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाए। मौत मांगने पर भी इन्हें मौत ना मिले। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वंश को कुछ इशारे करता है। वंश के इंस्ट्रक्शंस पर पुलिस वहां आ जाती है। कुछ लेडी कांस्टेबल तारिका जी को पकड़ लेती हैं। तारिका जी छूटने के लिए कसमसाने लगती हैं, पर अब काफी देर हो चुकी थी। उनके पाप का घड़ा भर चुका था। आदित्य पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला, इनके गुनाह का सबूत आपको मिल जाएगा। मेक श्योर कि इन्हें जेल में बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए। उद्धरण चिन्ह। पुलिस ऑफिसर आदित्य की ट्रीट का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसे वंश ने सारी चीजें अच्छे से समझा दी थी।
पुलिस ऑफिसर आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, जेल में इनकी खातिरदारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस उनका वहां पहुंचना बाकी है। आई प्रॉमिस यू अब इनकी आधी बची जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। उद्धरण चिन्ह। पुलिस की टीम तारिका जी को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद नताशा जी शीतल जी के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वीना भाभी ने मुझे समझाने की कितनी कोशिशें की थी, पर मैं हर वक्त उन्हें गलत समझती आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तारिका भाभी जैसी औरत के घटिया जाल में शामिल हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी नताशा जी की तरफ देखते हुए बोली, आपको माफी मांगनी ही है तो दीक्षा के मांगिए, क्योंकि आपकी वीना भाभी और दीक्षा का दिल का रिश्ता था। अगर दीक्षा ने आपको माफ कर दिया तो समझ लीजिए कि आपको वीना से भी माफी मिल गई। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी की बातें सुनकर नताशा जी दीक्षा के पास आईं। दीक्षा की हालत तो पहले से ही खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे ज्यादा देर तक खड़े होने से मना किया था, इसलिए आदित्य ने उसे सोफे पर आराम से बिठाकर खुद भी उसके बगल में बैठे हुए दीक्षा को साइड से पकड़कर उसके एक हाथ को अपने हाथों में थामे हुए था। नताशा जी अपनी आंखों में गिल्ट लेकर दीक्षा की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज दीक्षा मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारी वीना माँ को बुरा भला कहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तारिका भाभी जैसी औरत के बहकावे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा नताशा जी की तरफ देखते हुए बोली, बुआ, इंसान को अपनी गलती का एहसास होना ही उसकी सबसे बड़ी प्रायश्चित है। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मिसेस तारिका जैसी औरतों से दूर रहने में ही भलाई है। नताशा जी बोली, मैं आगे से ध्यान रखूंगी बेटा। उद्धरण चिन्ह। वहीं वरुण जी अपनी आस भरी निगाहों से अपने बच्चों की तरफ देखने लगे। उन्हें अपने बच्चों से मिलने और उन्हें जोर से गले लगाने का बहुत मन कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य बेटा। आदित्य जो कि दीक्षा को लेकर वहां से जा ही रहा था। वरुण जी के शब्द सुनकर उसके कदम वहीं थम गए। सालों पहले आदित्य और वरुण जी के बीच रिश्ते की ये डोर में काफी नरमी पड़ गई थी। शायद दोनों ने पिछले कई सालों में एक दूसरे से ठीक से बात भी किया हो। आदित्य समझ रहा था कि वरुण जी अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं आदित्य को पता थी कि अगर वरुण जी ने अपनी तरफ से लापरवाही ना की होती तो आज उनकी मां जिंदा होती। भले ही वो डायरेक्टली वीना जी के मर्डर में शामिल नहीं थे, पर कहीं न कहीं वीना जी की मौत में वरुण जी की भी तो हिस्सेदारी थी। ऐसे में आदित्य उन्हें कैसे माफ कर सकता था। ये बात वरुण जी भी जानते थे कि उनके बच्चे खासकर आदित्य उन्हें इतनी आसानी से बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये सब जानते हुए भी वरुण जी एक कोशिश करते हुए बोले, आदित्य बेटा, मैं जानता हूँ जब से तुम्हारी माँ गई है तब से तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भी भर चुकी है। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज मुझे तुम सबसे दूर मत करो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने एक नजर आदित्य की तरफ देखा जो अपनी भावहीन आंखों से वरुण जी की तरफ देख रहा था। वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, हम आप सही कह रहे हैं। आपकी गलती माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए भूल जाइए कि मैं आपको कभी माफ करूंगा। माँ की मौत की जिम्मेदारी जितनी मिसेस तारिका की है उतनी आपकी भी है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आदित्य वहां से जाने लगा। वरुण जी अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में बोले, प्लीज बेटा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। इतने सालों तक तुम सबके साथ होते हुए भी तुम सबसे दूर रहा हूँ, पर अब और मुझसे ये दूरी सही नहीं जाती। प्लीज मुझे अपने घर में एक छोटी सी जगह दे दो। मैं वादा करता हूँ तुम सबकी जिंदगी को अफेक्ट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। पर आदित्य ने वरुण जी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वहां से जाने लगा। तभी अचानक वरुण जी को चक्कर आ गया और वो एकदम से फर्श पर गिर पड़े। वहां मौजूद सारे लोग घबरा गए। आदित्य के कदम भी वहीं ठहर गए। वंश ने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया। कुछ सर्वेंट्स वरुण जी को लेकर एक कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद उस कमरे में सारे लोग मौजूद थे। वरुण जी बेड पर लेटे हुए बेहोशी की हालत में थे। एक डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा था। चेकअप हो जाने के बाद शीतल जी फिक्र भरी निगाहों से वरुण जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर शीतल जी की तरफ देखते हुए बोले, इनकी स्ट्रेस लेवल हाई हो जाने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया और ये बेहोशी की हालत में पहुंच गए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा, पर मुझे आप सबसे कुछ इंपोर्टेंट डिस्कस करना है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने काफी स्ट्रेसफुल होकर शीतल जी और आदित्य की तरफ देखा तो शीतल जी फिक्र भरी निगाहों से वरुण जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? शीतल जी के इस सवाल पर डॉक्टर बोले, अभी तो सब ठीक है पर आगे ठीक होगा या नहीं इस बात की श्योरिटी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नताशा जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। डॉक्टर बोले, देखिए इनका स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है, जिससे फ्यूचर में इनके हार्ट को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो उनके हार्ट फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नताशा जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, भाई को ठीक करने का कोई तो इलाज होगा। डॉक्टर बोले, हम उपाय है, आप सबको उन्हें एक स्ट्रेस फ्री माहौल देना होगा। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। ये बार बार कुछ सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी उनकी हार्ट की कंडीशन काफी अच्छी नहीं है, पर अभी भी सिचुएशन को वर्स होने से बचाया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी डॉक्टर को अश्योर करते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, हम अपने बेटे का पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर शीतल जी की तरफ देखते हुए बोले, आपसे यही उम्मीद थी मिसेस मल्होत्रा। एक बात याद रखिए, आप सबका साथ और प्यार ही इन्हें ट्रीट करने में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप इनके डाइट पर भी पूरा ध्यान दीजिए, साथ में इनकी मेडिसिन की रूटीन पर भी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने शीतल जी को मेडिसिन की एक पर्ची दे दी और वहां से चले गए। शीतल जी ने डिसाइड किया कि जब तक वरुण जी ठीक नहीं हो जाते वो मल्होत्रा पैलेस में रहेंगे। दीक्षा खड़ी खड़ी काफी थक चुकी थी, इसलिए आदित्य उसे लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कृतिका भी वरुण जी और आदित्य के रिश्ते की सच्चाई जानकर काफी ज्यादा हैरान और आदित्य, नित्या, ईशान के लिए काफी ज्यादा दुखी भी थी। कृतिका समझ सकती थी कि उनकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग रही होगी। वंश और कृतिका अपने कमरे में आ गए। कपड़े चेंज करने के बाद कृतिका बेड पर बैठकर वरुण जी और उनके साथ हुए धोखे के बारे में सोच रही थी। वंश भी चेंज करके कृतिका के पास बेड पर बैठ गया। वह कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह।
वंश के इस सवाल पर कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, वरुण अंकल और मिसेस तारिका के बारे में सोच रही हूँ। वंश, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में किसी हंसती खेलती को तोड़ना। क्या मिसेस तारिका के जहन में एक बार भी ये बात नहीं आई होगी कि वो गलत कर रही है? उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका को साइड हक करते हुए बोला, वैसी दुनिया में सबके पास तुम्हारी तरह खूबसूरत दिल थोड़ी होता है। समझ लो मिसेस तारिका दुनिया की कुछ गिनी चुनी घटिया लोगों में है जो पैसों के लिए अपने आप को भी बेच सकती है। कृतिका के लिए आज जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग और हैरानी भरा था। वहीं आदित्य के कमरे में दीक्षा अभी भी काफी ज्यादा शांत थी। वह अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़े हुए थी, जैसे कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो। उसे बार बार तारिका जी का वो चेहरा नजर आ रहा था। जब वह उसके बच्चे को मारने वाली थी, तभी एकदम से दीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोने लगती है। दीक्षा का ये रिएक्शन देखकर आदित्य घबरा जाता है। वह दीक्षा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, वाइफी तुम ठीक हो? दीक्षा अपनी रोती हुई आवाज में बोली, आदि वो घटिया औरत हमारे बच्चे को मारना चाहती थी। अगर आप वक्त पर नहीं आते तो वो मुझे और हमारे बच्चे को मार देती। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि दीक्षा के लिए उस इंसिडेंट को भुला पाना आसान नहीं होगा। अगर यह उसकी जान पर बनी होती तो वह सह जाती, पर एक माँ अपने बच्चे को खुद से दूर होता कैसे देख सकती थी? आज तारिका जी ने दीक्षा को वो दर्द दे दिया था जिसे भूल पाना दीक्षा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। थोड़ी देर बाद दीक्षा थोड़ी शांत हो गई। आदित्य ने उसे अपने सामने किया। दीक्षा का चेहरा आंसुओं से भर चुका था। आदित्य ने उसका चेहरा साफ किया, उसके माथे को आहिस्ते से चूमकर दीक्षा के बेबी बम्प को भी किस कर लिया और दीक्षा को समझाते हुए कहा, वाइफी मैंने तुमसे कहा था ना हमारा बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ ही देख रही थी। आदित्य दीक्षा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिसेस तारिका को उनके किए की ऐसी सजा मिलने वाली है कि वे अगले 7 जन्मों तक हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगी। बस तुम खुद को संभालो। हम और रही बात हमारे बेबी की, तो उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए अगर तुम दोनों पर जरा सा भी खरोंच आ गया तो मैं इस दुनिया को पलट कर रख दूंगा। दीक्षा आदित्य के सीने में अपना सिर टिका देती है। आदित्य उसका सिर सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे दीक्षा की गहरी सांसों की आवाज आने लगी। खन्ना हाउस। राशि अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। आज उसके डैड मिस्टर रंजीत खन्ना घर पर ही थे। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही राशि को नित्या का कॉल आया था कि उन्हें एक पार्टी में जाना है। राशि को अपने डैड से परमिशन लेनी थी, पर राशि की नागिन जैसी सौतेली माँ और बहन दोनों उसके डैड के पास थी, इसलिए राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार उसने हिम्मत की और लिविंग एरिया में आ गई, जहाँ पर मिसेस मालिनी मिस्टर खन्ना के साथ कुछ बातें कर रही थी। राशि को अपने सामने यूं चुपचाप खड़ा देखकर मिस्टर खन्ना बोले, राशि बेटा क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। राशि अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, डैड वो मुझे अपनी एक फ्रेंड नित्या के साथ पार्टी में जाना था, जो कि कॉलेज की तरफ से फ्रेंडशिप डे की ओकेजन पर रखी गई है। तो क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? राशि ने ये बहुत ही धीमी आवाज में कही थी। मिस्टर खन्ना को तो यही लगता था कि उनके एब्सेंस में मिसेस मालिनी और नेहा राशि का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर सच इससे काफी उल्टा था। मिस्टर खन्ना को मालिनी और नेहा की सच्चाई पता नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे दोनों माँ बेटी राशि को नौकरों से भी बदतर ट्रीट करते थे। मिस्टर खन्ना राशि की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, ऑफ कोर्स बेटा, इसके लिए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपना ख्याल रखना और वक्त पर घर पहुंच जाना। हम मालिनी जो कि राशि की बात काटना चाहती थी, पर मिस्टर खन्ना की बातें सुनकर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। वहीं नेहा अपनी जलती आंखों से राशि को देखते हुए अपने मन में बोली, ओह, तो ये बेवकूफ उस हैंडसम के लिए पार्टी में जाना चाहती है। मानना पड़ेगा इसकी हिम्मत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर मैं भी नेहा खन्ना हूँ। अगर डैड के सामने इसे बेइज्जत नहीं किया तो मेरा नाम नेहा खन्ना नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह मन ही मन शातिर स्माइल करने लगी। फिर मिस्टर खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, डैड आई थिंक मुझे भी राशि के साथ चलना चाहिए। मैं उसकी बहन हूँ, मुझे भी उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए ना। नेहा ने एक अच्छी बहन का नाटक करते हुए कहा। राशि तो उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह गई। वह समझ गई थी कि पार्टी में जाने के पीछे नेहा के कुछ और ही इंटेंशंस हैं। इतने सालों में वह अपनी सौतेली माँ और बहन को बहुत अच्छे से समझ गई थी। मिस्टर खन्ना नेहा की तरफ देखते हुए बोले, सबसे पहले तो उसे दीदी कहो। वो तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ी बहन को नाम से नहीं बुलाते। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है। ठीक है, तुम भी राशि के साथ जाओ, इससे मुझे तुम दोनों की ही फिक्र थोड़ी कम रहेगी। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड की बातें सुनकर नेहा अपने मन में बोली, दीदी और इस गवार को कभी नहीं। ये बोलकर वह मन ही मन अजीब तरीके से हंसने लगी। राशि नहीं चाहती थी कि नेहा उसके साथ पार्टी में आए, क्योंकि वह जानती थी उसका पार्टी में आने का मकसद उसकी जासूसी करना ही होगा। साथ ही वह उसके खिलाफ मिस्टर खन्ना के कान भरने का भी काम करने वाली थी। पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मिस्टर खन्ना ने दोनों बहनों को पार्टी में जाने की परमिशन दी थी। नेहा इतराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। वह आज की पार्टी में सबसे खूबसूरत और हॉट नजर आना चाहती थी ताकि ईशान की निगाहें उस पर से हट ही ना पाएं। वहीं राशि भी आज की पार्टी के लिए रेडी होने लगी। उसने नेवी ब्लू कलर का एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस निकाला, जो उसके डैड ने उसके पिछले बर्थडे पर गिफ्ट किया था। राशि इस बर्थडे में किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला रखा था, चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप किया हुआ था। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं नेहा ने आज जानबूझकर थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। उसने ब्लैक कलर की एक पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी। आज नित्या और आराध्या के कहने पर राशि उस पार्टी में जा रही थी, वरना वह अक्सर घर पर ही रहा करती थी। वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले वह काफी चुलबुली और शरारती हुआ करती थी, पर अपनी सौतेली माँ और बहन का टॉर्चर सहते सहते वह ऐसी बन गई थी। काफी वक्त से राशि तो जैसे खुश होना ही भूल गई थी, बस दिखाने के लिए अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल चिपका देती थी। पर उसकी मासूम आंखों में काफी ज्यादा गहराई थी, जो उसकी जिंदगी की सच्चाई बयां करती थी। बस शर्त ये थी कि कोई उन आंखों को पढ़ने वाला होना चाहिए। राशि रेडी हो चुकी थी, तभी उसे आराध्या का कॉल आया। राशि ने कॉल पिक किया तो फोन की दूसरी तरफ से आराध्या बोली, क्या तुम रेडी हो गई? राशि ने हाँ कहा और आराध्या को ये भी बता दिया कि नेहा भी उसके साथ पार्टी में आ रही है। ये जानकर आराध्या का सारा मूड खराब हो गया।
आराध्या मुंह बनाते हुए बोली, राशि तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले मैं पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर तुम्हारी इस न्यूज को सुनकर मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। सीरियसली वो छिपकली यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना चाहती, मतलब हद ही हो गई यार। उद्धरण चिन्ह। राशि आराध्या को मनाते हुए बोली, फॉरगेट इट, तुम ही तो कहती हो किसी और की वजह से हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम उस पर फोकस मत करो। आराध्या बोली, हम यू आर राइट, ठीक है तुम अपनी उस नागिन जैसी बहन के साथ पहुंचो, मैं भी निकलती हूँ, मुझे नित्या का कॉल आया था, वो भी पार्टी के लिए निकल गई है। उद्धरण चिन्ह। राशि ने हम कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर में दोनों मिस्टर खन्ना की कार में बैठकर पार्टी वेन्यू के लिए निकल गए। पार्टी शहर के एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब में होने वाली थी। इस पार्टी में नित्या, ईशान, मोहित और रेहान भी जाने वाले थे। वे सब एक ही कार में थे और पार्टी के लिए निकल चुके थे। इस पार्टी में उनके कॉलेज फ्रेंड्स शामिल होने वाले थे। राशि और नेहा पार्टी वेन्यू में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में आराध्या भी वहां पहुंच गई। आराध्या को देखते ही राशि के भावहीन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। आराध्या की निगाहें राशि पर ठहर सी गई थी क्योंकि उस खूबसूरत नेवी ब्लू ड्रेस में राशि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आराध्या ने उसके लुक की तारीफ की। वही नेहा अपनी बेसब्र आंखों से ईशान को ढूंढ रही थी ताकि वो उसके सामने थोड़ा शो अप कर सके, पर हमेशा की तरह इस बार भी नेहा गलत ट्रैक पर थी। थोड़ी ही देर में एक ब्लैक कलर की चमचमाती रॉयल मर्सिडीज कार पार्टी वेन्यू में पहुंच गई। ये कार वहां मौजूद सारे कारों में काफी ज्यादा महंगी और दिखने में बेहद अट्रैक्टिव थी। कॉलेज में लगभग सारे स्टूडेंट्स जानते थे कि ईशान और नित्या मुंबई के सबसे अमीर बिजनेसमैन आदित्य मल्होत्रा के भाई बहन हैं, इसलिए कोई उनसे उलझने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। कार का दरवाजा खुला और उसमें से 3 हैंडसम लड़के एक के बाद एक बाहर निकले। पार्टी में आई हुई सारी लड़कियों की सांसें तो तीनों को देखकर थम सी गई थी, क्योंकि आज ईशान, मोहित और रेहान एक से एक बढ़कर एक हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे। कोई भी उन्हें इस तरह देखकर अपना दिल हार जाए। फिर मल्होत्रा फैमिली की प्रिंसेस नित्या बाहर आई। वह अपने तीनों भाइयों के बीच किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। चारों अंदर की तरफ जाने लगे। नेहा की निगाहें तो कब से ईशान पर टिकी हुई थी। काव्या ईशान को निहारते हुए बोली, यार ये ईशान मल्होत्रा कितना हॉट है ना। काव्या की इस बात पर नेहा इतराते हुए बोली, हाँ वो सुपर डुपर हॉट है और अब वह मेरा है। नेहा की बातें सुनकर काव्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो तेरा है? कब से? नेहा ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, जब से मैंने उसे देखा है तब से। उद्धरण चिन्ह। नित्या, ईशान और मोहित अंदर की तरफ जाने लगे। रेहान को वॉशरूम यूज करना था, इसलिए वह उस तरफ जाने लगा। एक लड़की भी उस तरफ आ रही थी, शायद उसे भी वॉशरूम की तरफ जाना था। वो लड़की जल्दी में थी इसलिए सामने की तरफ ध्यान नहीं दिया। रेहान भी अपनी ही धुन में था। दोनों ने एक कदम और बढ़ाए, दोनों के बीच टक्कर हो गई। ये लड़की नित्या और राशि की फ्रेंड आराध्या थी। इस टक्कर से आराध्या गिरने वाली थी, पर उससे पहले रेहान की मजबूत बाहों ने आराध्या को गिरने से बचा लिया। गिरने के डर से आराध्या ने बहुत ही कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान भी आराध्या के मासूम से चेहरे को एकटक ध्यान से देखने लगा, पर थोड़ी देर बाद जब आराध्या को ऐसा फील हुआ कि वह गिरने से बच गई है तो उसने अपनी आंखें खोली। रेहान अभी भी उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। आराध्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेहान की तरफ घूरने लगी और बोली, ओ मिस्टर, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? रेहान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। जहां तक उसे पता थी, उसने तो आराध्या को गिरने से बचाया था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाली लड़की उस पर किस बात पर गुस्सा जता रही है। रेहान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोला, ओ हेलो मिस, पहले देख तो लो अपनी आंखों को जेब में रखकर कौन चल रहा था। और रही बात मेरी तो डोंट यू सी, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है। ऐसे में मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। रेहान आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आराध्या भी अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेहान को घूरते हुए बोली, अगर मैं अपनी आंखें जेब पर रखकर चल रही थी तो कम से कम तुम तो अपनी आंखें सामने रखकर चल सकते थे ना। उद्धरण चिन्ह। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। रेहान उसकी तरफ घूरते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, बड़ी बदतमीज लड़की है ये। रेहान ने ये धीरे से कही थी पर आराध्या ने फिर भी सुन ली। वह उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, ओ हेलो बदतमीज, किसे बोल रहे हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान इधर उधर देखने की एक्टिंग करते हुए बोला, यहाँ और कोई तो नजर नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स तुमको ही बोल रहा होऊंगा। रेहान का उसे बदतमीज कहना आराध्या को पसंद नहीं आया। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, चुपचाप मुझे सॉरी कहो और बात को यहीं खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या की बातें सुनकर रेहान उसे इस तरह से देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। रेहान उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे किस खुशी में तुम्हें सॉरी कहना चाहिए? हाँ, इनफैक्ट सॉरी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए। रेहान की बातें सुनकर आराध्या नाक सिकुड़ते हुए बोली, मैंने तुम जैसा बदतमीज लड़का अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। रेहान भी जवाब देते हुए बोला, मैंने भी तुम जैसी नकचरी लड़की अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। रेहान का जवाब सुनकर आराध्या गुर्राते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, पर गुस्से में उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि वह जेंट्स वॉशरूम की तरफ जा रही है। आराध्या की ये हरकतें देखकर रेहान अपनी हंसी रोक नहीं पाया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। रेहान की हंसी सुनकर आराध्या के कदम वहीं थम गए। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर रेहान की तरफ घूरते हुए बोली, क्या हुआ, तुम पागलों की तरह गला क्यों फाड़ रहे हो? रेहान अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोला, पहले मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हारी आंखें खराब हैं, पर अब यकीन हो गया कि तुम दिमाग से भी पैदल हो। उद्धरण चिन्ह। रेहान के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर आराध्या मुट्ठी भींचते हुए उसे घूरती है, फिर अचानक से वॉशरूम की तरफ पलटती है तो उसे समझ आता है कि रेहान ने उसके लिए ऐसा क्यों कहा। उसे अब बहुत शर्म आने लगी कि वह जेंट्स वॉशरूम में जाने वाली थी। वह शर्म के मारे वहां से तुरंत 9-2-11 हो गई। आराध्या के जाने के बाद रेहान नाम में सिर हिलाते हुए बोला, पागल लड़की, इसे पता कैसे नहीं चला कि यह जेंट्स वॉशरूम की तरफ जा रही है? अगर मैं इसे रोकता नहीं तो अब तक एम्बैरेसमेंट के मारे मर गई होती। पर ये लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है? फिर कुछ देर सोचकर बोला, हम लगता है कॉलेज में नई होगी इसलिए इसे देखा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वॉशरूम की तरफ चला गया। आराध्या वॉशरूम यूज करके वापस आई तो उसके चेहरे पर 12 बजा हुआ था।
उसके फेस एक्सप्रेशंस देखकर नित्या और राशि ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? आराध्या बोली, पूछो मत यार, अभी रास्ते में एक पागल लड़का मिल गया था, दिमाग का दही कर दिया उसने। उद्धरण चिन्ह। नित्या अपनी हैरानी भरी आंखों से आराध्या की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा क्या कह दिया उसने? क्या उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे उस लड़के का शक्ल दिखा दो। मेरे तीन भाई इस पार्टी में आए हैं, उस लड़के की बैंड ना बजा दी तो कहना। उद्धरण चिन्ह। आराध्या बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं किया कि तुम उसे सीधे पिटवा दोगी। तभी आराध्या की निगाहें सामने आते रेहान पर गई, जो कि ईशान और मोहित के पास आ रहा था। आराध्या ईशान और मोहित के बारे में तो जानती ही थी कि वो दोनों नित्या के भाई हैं, पर वह रेहान के बारे में नहीं जानती थी। आराध्या अपनी आंखें छोटी करके रेहान को घूरने लगी। राशि और नित्या सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। राशि आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आरू तुम उन्हें क्यों घूर रही हो? आराध्या रेहान को घूरते हुए बोली, क्योंकि वो पागल, सरफिरा और बदतमीज लड़का वही तो है। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने जैसे ही ये कहा नित्या की आंखें बाहर आ जाने को हुई। वह हैरानी से बोली, क्या कहा? वो रेहान भाई हैं? आराध्या नित्या की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, रेहान भाई? नित्या, क्या वो तुम्हारे भाई हैं? नित्या आराध्या की तरफ देखते हुए बोली, हाँ आरू, वो मेरे ईशान और मोहित भाई के बेस्ट फ्रेंड रेहान भाई हैं। आर यू श्योर उन्होंने तुमसे बदतमीजी की? उद्धरण चिन्ह। नित्या की बातें सुनकर आराध्या इधर उधर देखते हुए अटकते हुए हाँ बोलती है। राशि उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बदतमीजी में तुम्हारी भी बराबर की हिस्सेदारी थी। राशि को खुद पर यूं शक करता देख आराध्या मुंह बनाते हुए बोली, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? उद्धरण चिन्ह। राशि आराध्या की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी ही दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब बताओ क्या हुआ था? आराध्या दोनों को पूरी बात बताती है। आराध्या की बातें सुनकर नित्या और राशि दोनों अपना सर पीट लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ईशान और मोहित भी उससे पूछने लगे। रेहान को बताना पड़ा कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर ईशान और मोहित उसे टीज करने लगे। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। कॉलेज के लड़के और लड़कियों दोस्ती की इस खूबसूरत शाम को यादगार बनाने में लगे हुए थे। वहाँ पर दोस्ती के ऊपर कई खूबसूरत गाने और म्यूजिक भी चल रहे थे, जो उस शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ उन गानों पर थिरक रहे थे, पर राशि को ज्यादा नाचने गाने का शौक नहीं था, इसलिए वह एक कोने में खड़ी होकर पूरी पार्टी को एंजॉय कर रही थी। राशि आज नेवी ब्लू कलर के ड्रेस में थी और बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ईशान की निगाहें राशि पर पड़ी, फिर उसके पास कुछ निगाहों को देखकर ईशान की आंखें छोटी हो गईं। दरअसल वहाँ पर कॉलेज के कुछ बिगड़े हुए लड़के राशि पर नजरें टिकाए हुए थे। उनकी निगाहें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों पर ईशान से ये देखा नहीं गया। वह भीड़ से निकलकर राशि की तरफ जाने लगा। राशि जो कि भीड़ से अलग एक तरफ खड़ी थी, उसने ईशान को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। ईशान उसके पास आ गया और राशि के सामने इस तरह से खड़ा हो गया जिससे वो उसे देख न पाए। ईशान राशि की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? ईशान की टोन में राशि खुद के लिए फिक्र साफ साफ महसूस कर पा रही थी। राशि ने एक नजर ईशान की तरफ देखा और अपनी धीमी आवाज में बोली, वो मुझे भीड़ पसंद नहीं, इसलिए यहाँ खड़ी होकर पार्टी एंजॉय कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह चुप हो गई। ईशान ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम यहाँ से बाहर चलना पसंद करोगी? राशि ने एक नजर ईशान की तरफ देखा। ईशान जब उसके आसपास होता था तो खुद को काफी सेफ महसूस करती थी। वह ईशान से दोस्ती भी करना चाहती थी, पर उसे कभी खुद में इतना कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि वह दोस्ती का हाथ बढ़ाए। राशि ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों वहाँ से बाहर की तरफ आ गए। पार्टी हॉल में सामने की तरफ एक बड़ी सी खिड़की थी। वहाँ से चांदनी रात का नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। राशि की निगाहें उस खूबसूरत विंडो पर टिक गई। वह अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगी। ये देखकर ईशान के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह राशि की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? राशि ने बिना वक्त गवाए हाँ में सिर हिला दिया। दोनों उस तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर राशि एकटक चांदनी रात को निहारने लगी। अचानक उसके मुंह से निकला, ये नजारा कितना ब्यूटीफुल है ना? राशि की बातें सुनकर ईशान के मुंह से यकायक निकला, हाँ पर तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राशि ने जैसे ही ईशान की बातें सुनी, वह एकटक उसकी तरफ देखने लगी। ईशान को भी रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया। वह खुद को करेक्ट करते हुए बोला, आई मीन राशि, मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ईशान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राशि के फेस पर एक स्माइल आ गई, जो कि उसकी हमेशा वाली फेक स्माइल नहीं थी। वह सच में खुश नजर आ रही थी। राशि ने एक नजर खुद को देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, थैंक यू, आज काफी दिनों बाद किसी ने मेरी तारीफ की। राशि की बातें सुनकर ईशान उसके मासूमियत से भरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी सी हो? राशि अपनी टिमटिमाती आंखों से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, पर मेरी मॉम तो कहती है कि मेरा चेहरा बहुत ही अनलकी है। जो भी मुझे देखता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान को काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कोई माँ अपने ही बच्चे के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है। वह राशि की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें देखकर लोगों को खुशी ही मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ईशान राशि की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए बोला, राशि आज दोस्ती का दिन है, तो क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगी? राशि अपनी टिमटिमाती आंखों से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, पर आप तो मुझसे 3 साल सीनियर हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि की इस मासूम बात पर ईशान स्माइल करते हुए बोला, क्या कहीं लिखा हुआ है कि अपने से सीनियर से दोस्ती नहीं हो सकती? राशि मासूमियत से नामे सिर हिला देती है। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वह वहां से जाने लगा। ये देखकर राशि थोड़ी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वही ईशान को कैसे रोके, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ईशान का हाथ पकड़ लिया। ईशान को लगा नहीं था कि उसे रोकने के लिए राशि ऐसा कुछ करेगी। वह तो बस राशि का रिएक्शन देखना चाहता था कि वह उसे रोकती है या नहीं। राशि की इस क्यूट हरकत से ईशान के फेस पर एक स्माइल आ गई। राशि ईशान के सामने आते हुए बोली, मैं आपसे दोस्ती करूंगी। ये बोलकर वह ईशान के हाथों में अपना हाथ देकर उसे हैंडशेक कर लेती है।
दूसरी तरफ मल्होत्रा पैलेस, रात के 12 बज रहे थे। आदित्य और दीक्षा दोनों आराम से सो रहे थे। तभी दीक्षा को कुछ ठीक नहीं लगता। उसकी आंखें खुल जाती है। उसे कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। साथ ही पेट में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होने लगा। उसकी प्रेगनेंसी को अब 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे। दीक्षा ने दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की, पर वक्त के साथ उसका ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दीक्षा की हलचल महसूस करके आदित्य की भी आंखें खुल गईं। उसने दीक्षा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींची हुई थी। दीक्षा के दोनों हाथ उसके पेट पर थे। आदित्य को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। वह दीक्षा के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफी तुम ठीक हो? दीक्षा अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य समझ गया कि दीक्षा को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, पर डॉक्टर ने जो डेट दी थी दीक्षा की डिलीवरी उससे पहले ही आ गई। आदित्य ने बिल्कुल देर नहीं की। उसने दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। अब तक शीतल जी को भी इसके बारे में पता चल चुका था। शीतल जी, दीपक जी और कीर्ति जी भी दूसरी कार में आदित्य और दीक्षा के पीछे पीछे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में लिए हुए बैक सीट में था। धीरे धीरे दीक्षा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। चेहरा पूरी तरह से दर्द से भर गया था। वह रो रही थी। आदित्य के लिए ये सब सहन करना आसान नहीं था। वह दीक्षा की तकलीफ को खुद में महसूस कर सकता था। दीक्षा की तकलीफ जब असहनीय होने लगी तो वह रोते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, आदि, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दर्द के मारे ही मर जाऊंगी। ये बोलकर वह कराहने लगी। आदित्य उसे डांटते हुए बोला, जस्ट शट अप वाइफी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, समझी? तुम बस थोड़ी हिम्मत से काम लो। आई नो कि तुम बहुत ब्रेव हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दीक्षा के माथे को चूमने लगा। थोड़ी ही देर में उनकी कार शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। आदित्य के ऑर्डर पर वंश ने बेस्ट डॉक्टर्स की टीम दीक्षा की डिलीवरी के लिए रेडी करवा दिया था, ताकि दीक्षा की डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर आ गया। दीक्षा का दर्द अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भरा हुआ था। उसे एक बेड में लिटाकर लेबर रूम की तरफ ले जाया जाने लगा। दीक्षा को इस वक्त काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने आदित्य के हाथों को कसकर पकड़ लिया। वह इस वक्त आदित्य से दूर जाना नहीं चाहती थी। आदित्य ने उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वह दीक्षा के साथ ही अंदर आ गया। दीक्षा को जल्दी से हॉस्पिटल बेड पर लाया गया। डॉक्टर्स की टीम उसकी डिलीवरी की तैयारी करने लगे। दीक्षा की डर, घबराहट और दर्द के मारे हालत खराब हो गई थी। वह लगातार रो रही थी। वह आदित्य की तरफ देखकर रोते हुए बोली, आदि, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आदित्य दीक्षा की घबराहट समझ सकता था। वह उसे रिलैक्स करने के लिए अपना माथा दीक्षा के माथे से जोड़कर उसे समझाते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, बस थोड़ी देर और सहन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पार्टी में राशि की सौतेली बहन नेहा अपनी जलती आंखों से राशि और ईशान को हैंडशेक करते हुए देख रही थी। वह इतने अमीर और हैंडसम लड़के को अपनी सौतेली बहन के आसपास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे राशि की किस्मत से जलन होने लगी, क्योंकि आज तक उसने जितने भी अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश की थी, ईशान उन सारे लड़कों से कई गुना ज्यादा हैंडसम था। अब तक नेहा को यह भी पता चल चुका था कि ईशान मुंबई के सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन आदित्य मल्होत्रा का छोटा भाई है और उसकी कभी ना खत्म होने वाली बेशुमार प्रॉपर्टी हिस्सेदार और कंपनी का होने वाला वाइस प्रेसिडेंट भी। ऐसे में नेहा को जलन होना तो लाजमी था। नेहा राशि को कोसते हुए मन ही मन बोली, मैंने मॉम से पहले ही कहा था, देखना ये लड़की किसी दिन किसी अमीरजादे को फंसा कर फुल हो जाएगी। आज उसने अपना रंग दिखा ही दिया। इसकी हरकतें बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही है। उद्धरण चिन्ह। नेहा की फ्रेंड काव्या भी उसके बगल में ही थी। वह ईशान और राशि को इतना कोजी होता देख नेहा की तरफ देखकर बोली, क्या बात है नेहा, तुम्हारी ये सीधी सादी दिखने वाली बहन तो तुमसे भी काफी स्मार्ट निकली। अपनी फ्रेंड को अपनी सौतेली बहन जिसकी शक्ल देखना भी वो पसंद नहीं करती थी, उसकी तारीफ करता देख नेहा के तन बदन में आग लग गई। वह काव्या को चुप कराते हुए बोली, वो ना तो कल स्मार्ट थी और ना ही आज स्मार्ट है। बस थोड़ी आजादी क्या मिल गई, इसके तो पर ही निकल आए हैं। बट यू डोंट वरी, ईशान मल्होत्रा जैसा लड़का इस बेवकूफ और बहन जी की किस्मत में सूट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए नेहा की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। उसकी आंखों की शैतानी चमक देखकर काव्या बोली, बेबी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी बहन के साथ कुछ करने वाली हो। काव्या की बातें सुनकर नेहा शातिर स्माइल करते हुए बोली, हम तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैं उस राशि के साथ कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह किसी को कॉल करती है और ऊपर वाले कॉरिडोर पर मिलने के लिए बोलती है। काव्या अभी भी सवालिया नजरों से नेहा की तरफ देख रही थी। उसे ये तो नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है, पर उसने अपनी फ्रेंड की शातिर बुद्धि का नमूना देख लिया था, इसलिए उसे पता था कि नेहा के दिमाग में कुछ बड़ा ही पक रहा होगा। नेहा ऊपर वाले कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। काव्या भी उसके पीछे पीछे चली आई। वहाँ पर 3 लड़के उनका वेट कर रहे थे, जो दिखने में ही किसी अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद लग रहे थे। ये वही लड़के थे जो थोड़ी देर पहले लस भरी निगाहों से राशि को देख रहे थे। नेहा की शातिर आंखों ने उसी वक्त सब कुछ नोटिस कर लिया था। नेहा उन्हें बोली, अभी थोड़ी देर पहले तुम एक लड़की को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अगर तुम चाहो तो उसके साथ पूरी रात एंजॉय कर सकते हो। नेहा की बातें सुनकर उनमें से एक लड़का जिसका नाम सुधीर था, वह शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, पर हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें। इस पर नेहा बोली, अगर तुम्हें वो लड़की अपनी बिस्तर पर चाहिए तो मेरी बात पर यकीन करनी ही पड़ेगी। वो मेरी सौतेली बहन है और मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। उस खूबसूरत लड़की के बदले में मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। नेहा का ऑफर सुनकर तीनों लड़के एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तीनों में से एक लड़का जिसका नाम सुधीर था, वह एक कार्ड नेहा को देते हुए बोला, इसमें पूरे 10 लाख हैं। पर याद रहे, यहाँ जो भी होगा उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलनी चाहिए। नेहा अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेकर बोली, उसकी फिक्र तुम सब मत करो, वो मैं देख लूंगी। नेहा काव्या के साथ वहाँ से निकल गई और वह राशि को ढूंढने लगी। नेहा ने देखा कि राशि आराध्या और नित्या के साथ पार्टी एंजॉय कर रही है। उसे कैसे भी करके उसे इस पार्टी से लेकर जाना था। तभी नेहा को कुछ आइडिया आया। उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ी सी वाइन मिला दी, क्योंकि उसे पता था राशि ने आज तक ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था। ऐसे में उसके लिए इतनी सी शराब भी उसे नशे में लाने के लिए काफी होगी।
एक वेटर को पैसे का लालच देकर वही काम करवाती है। राशि पहले तो ड्रिंक पीने से मना कर देती है, पर वेटर के बार बार इंसिस्ट करने पर वह मान जाती है। वह ड्रिंक पी लेती है। नेहा उस पर कब से नजर रखे हुई थी। जैसे ही वह उसे ड्रिंक पीते हुए देखती है, उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। वह उस कार्ड को चूमते हुए बोली, चलो इस बहन जी कुछ तो काम की निकली, वरना मुझे तो लगा था कि यह पूरी तरह से यूजलेस है। उद्धरण चिन्ह। ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद ही राशि को अपना सिर चकराते हुए फील होने लगा। वह पार्टी छोड़कर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उसे नेहा मिल गई। नेहा को देखकर राशि के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, राशि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। राशि खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा उसकी झूठी फिक्र करते हुए बोली, तुम्हें इस तरह सिर पकड़ कर आते देखा तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम्हें पता है ना, डैड ने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह। राशि जानती थी कि वह उसकी फिक्र करने नहीं बल्कि उस पर नजर रखने के लिए आई है। नेहा राशि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हालत को कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो चलकर तुम थोड़ा रेस्ट कर लो ताकि तुम्हें राहत मिल सके। ये बोलकर वह राशि का हाथ पकड़कर एक कमरे की तरफ जाने लगी। राशि में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह नेहा के हाथ को खुद से अलग कर सके। नशे की वजह से उसके कदम ऑलरेडी लड़खड़ाने लगे थे। वह जैसे ही दरवाजे के पास से गुजरने लगी, नेहा ने उसे एक कमरे में धकेल दिया और कमरा बाहर से बंद कर दिया।